हेलो बच्चों, दिस इज योर लखन भैया एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स के क्लास 11th का लेक्चर नंबर 1 और वो होने वाला है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का, जो कि बहुत ही प्यारा चैप्टर है। बिना किसी टाइम वेस्ट करे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेन एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये चैप्टर प्योरली सीबीएसई के लिए होगा और नीट के लिए होगा, ये पूरे प्योरली चैप्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स करेंगे और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखेंगे। सो आगे चलते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक डेफिनेशन आती है, मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं मैकेनिक्स होता क्या है। देखो, मैकेनिक्स के बारे में समझते हैं। एक फिजिक्स की ब्रांच होती है, एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जो डील करती है कंडीशन ऑफ रेस्ट, रेस्ट की कंडीशन को डील करती है, और मोशन की, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करती है। ठीक है, हमें पहले ये पढ़ना है मैकेनिक्स के बारे में। ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद कंडीशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करती है और उसके रेस्ट को स्टडी करती है। ठीक है, अब बात करते हैं, मैकेनिक्स की तीन ब्रांचेज है। मैकेनिक्स की तीन ब्रांचेज है। सबसे पहली ब्रांच आती है स्टैटिक, दूसरी आती है काइनेमेटिक, दूसरी ब्रांच है काइनेमेटिक, एंड जो थर्ड ब्रांच है डेट इज डायनामिक। जो थर्ड ब्रांच है वो डायनामिक है। ठीक है, हमें इन तीनों ब्रांचों के बारे में अच्छे से स्टडी करना है। मैकेनिक्स हमने पढ़ लिया है, फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट की या फिर मोशन की कंडीशन को डील करती है। अब बात करते हैं काइनेमेटिक्स के बारे में। इस चैप्टर में हम काइनेमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। काइनेमेटिक्स क्या कहता है? स्टडी ऑफ मोशन, मोशन की स्टडी होती है विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। यानी हम मोशन की स्टडी करेंगे बट उसके बारे में नहीं जानेंगे कि वो कैसे हो रहा है, उस पर कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, हम उसके बारे में नहीं जानेंगे। हम उसकी स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, सो काइनेमेटिक्स ब्रांच को स्टार्ट करते हैं, अपने चैप्टर को बहुत अच्छे से शुरू करते हैं। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर इसको अच्छे से समझेंगे। देखो, इट इज द प्लेस, ये एक प्लेस होती है फ्रॉम वेयर, जहां से वी टेक द ऑब्जर्वेशन। एक प्लेस होती है जहां से हम अपनी ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो, मैंने कहा ये पर्सन अभी इस टाइम यहाँ पर है, तो आप इस पर्सन की पोजीशन बताओ। तो आप कहोगे इस पर्सन की पोजीशन इस स्क्रीन के कोने पर है। कहाँ पर है? कॉर्नर पर है। बिल्कुल ठीक बात है, आपने कॉर्नर पे बता दी। बट मैं चाहता हूं कि किसी के रेफरेंस में तो बताओ, आप इसकी पोजीशन कॉर्नर में बता रहे हो। हाँ, आप ये बताओ कि ये जो पर्सन है, ये इस ऑब्जर्वेशन वर्ड के साथ में बना हुआ है और इससे कुछ डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये इसका डिस्टेंस है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक प्लेस होती है जहां से हम अपनी ऑब्जर्वेशन को लेते हैं। यानी हम जितनी भी ऑब्जर्वेशन करेंगे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करेंगे, और हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ओरिजिन पे मान लेते हैं हमारा। हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ओरिजिन मानेंगे हमारा। जैसे मान लेते हैं हमने कोऑर्डिनेट एक कार्टेशियन प्लेन बनाया, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है 0,0,0, इसको कहते हैं ओरिजिन। इसको कहते हैं ओरिजिन। हम अपनी सारी ऑब्जर्वेशन इस ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही होता है, इसी को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, ओरिजिन को ही। बात करते हैं पोजीशन की। पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है? इट इज द लोकेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन के बारे में बात करेंगे। इट पोजीशन के बारे में बात करते हैं, इट इज द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन होती है फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी पोजीशन क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या लोकेशन फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो, मैंने कहा इस पर्सन की, मैंने कहा एक पार्टिकल है। अब वो एक्स एक्सिस में उसकी पोजीशन यहाँ है और उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो ओरिजिन से आप देखो उसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ तक है। तो दिस इज, ये पी पॉइंट पे इसकी पोजीशन है किसी ऑब्जेक्ट की।
तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही कंसिडर करते हैं। देन इसके बाद समझते हैं बच्चों कि ऑब्जर्वर क्या होता है। सो व्हाट इज एग्जैक्टली ऑब्जर्वर? ठीक है, ऑब्जर्वर एक पर्सन होता है जो हमारी ऑब्जर्वेशन लेगा। यानी इसके बारे में हम रिलेटिव वेलोसिटी के जब कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में समझेंगे कि ऑब्जर्वर बेसिकली होता क्या है। ऑब्जर्वर अभी के लिए यही समझ के चलते हैं कि एक पर्सन होता है जो ऑब्जर्वेशन लेगा किसी मोशन के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। हमें रेस्ट और मोशन के बारे में समझना है। सबसे पहले रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। सो रेस्ट की अगर डेफिनेशन देना चाहे, जैसे मान लेते हैं मैंने कहा कि एक ये पर्सन है ए और एक ये पर्सन है अगेन ए। मैंने कहा ए पर्सन जब टाइम 0 था तो अपने घर पे था। जब टाइम 2 घंटे हो गया या फिर 2 घंटे हो चुके हैं तो भी जो ए पर्सन है वो घर पे ही है, अभी भी वो अपने घर पे है। देन जब टाइम और ज्यादा बीत गया, 3 घंटे हो गए, देन अगेन ये बंदा अभी भी पागलों की तरह घर में बैठा हुआ है। अब एक बात बताओ, इस बंदे की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। पोजीशन मतलब ये अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहा। जब टाइम बढ़ गया, टाइम फिर 2 घंटे हो गया, फिर टाइम 3 घंटे हो गया, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ए पर्सन कौन सी पोजीशन में है? ये रेस्ट पोजीशन में है, यानी ये रेस्ट में है। ठीक है, तो अगर हम रेस्ट की डेफिनेशन देखना चाहें तो क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट अपना, क्या कहते हैं, जैसे मान लो अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो हम क्या लिखेंगे कि जब पर्सन टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता हो तो उसे रेस्ट कहते हैं। व्हेन अ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज देयर पोजीशन, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करता तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, सॉरी। तो ये ए पर्सन किस में था? ये ए पर्सन रेस्ट में था। ठीक है, बात समझ आती है। अब आगे चलते हैं, अब हम समझते हैं मोशन को। मोशन क्या होता है? अब सेम इसी केस को लेते हैं। ए पर्सन टाइम 0 पर कहीं मान लेते हैं अपने घर पे था। फिर ये बंदा जब टाइम 2 घंटे बीत गए तो ये बाहर आ गया। फिर ये बंदा जब टाइम 3 घंटे बीत गए तो ये बंदा स्कूल चले गया। अब एक बात बताओ, इसने टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करा। जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो वो मोशन में कहलाता है, यानी ये मोशन में है, ये मोशन कर रहा है। तो इसके बारे में लिखते हैं व्हेन अ पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट, व्हेन अ पर्सन चेंजेस देयर पोजीशन, देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बंदा अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा था तो हम कहेंगे कि ये पर्सन मोशन में है। तो हमने रेस्ट और मोशन को बहुत अच्छे से सीखा। अब हम आगे चलते हैं, चैप्टर को और अच्छे से समझते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। कितने टाइप के मोशन आएंगे? सबसे पहले समझते हैं, इसमें 3 तरीके के मोशन आएंगे। थ्री 3 टाइप्स के मोशन आएंगे, 3 टाइप्स ऑफ मोशन। हमें 3 टाइप के मोशन के बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, सबसे पहले मोशन की बात करते हैं अगर हम। सबसे पहला मोशन है 1D मोशन। 1D मोशन, अब ये 1D मोशन क्या होता है? 1D मोशन का मतलब है वन डायमेंशनल। 1D मोशन का मतलब है वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, देखो, जब कोई पर्सन एक ही एक्सिस में मोशन करेगा, जैसे मैंने बोल दिया एक पर्सन एक्स एक्सिस में चल रहा है,
या फिर वाई एक्सिस में चल रहा है, एक ही एक्सिस में चलेगा, या फिर जेड एक्सिस में चल रहा है, किसी भी एक्सिस में चलेगा, वाई जेड एक्स। अगर कोई पर्सन एक ही डायरेक्शन में मोशन करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, कौन सा मोशन है, ये होता है 1D मोशन। ठीक है, देखो 1D मोशन को हम रेक्टिलिनियर भी मोशन कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। 1D मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, 1D मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। और हम इसको स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं, हम इसको स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, 1D मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, ये इसके तरह तरह के नाम। इसमें क्या होता है, हम एक ही एक्सिस के बारे में स्टडी करते हैं, एक ही डायरेक्शन का मोशन होता है, ओनली सिंगल डायरेक्शन मोशन। क्या कहते हैं इसे, ओनली, ओनली सिंगल डायरेक्शन मोशन। मोशन जो होगा एक ही डायरेक्शन में होगा, अब या तो वो एक्स में होगा, वाई में होगा, या तो जेड में होगा, किसी एक में हो जाएगा। ठीक है, एक्स, या तो एक्स में होगा, या वाई में होगा, या जेड में होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। अब समझते हैं हम 2D के बारे में। एक आता है 2D मोशन। अब 2D मोशन अगेन टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। अब ये टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है, समझो, जब मोशन दो डायरेक्शन में परफॉर्म हो रहा हो, व्हेन मोशन अक्कर्स, इसको अच्छे से लिखते हैं, व्हेन मोशन अक्कर्स इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस या टू डिफरेंट एक्सिस। जब मोशन दो डिफरेंट एक्सिस में हो रहा हो तो हम कहते हैं 2D मोशन हो रहा है, टू डिफरेंट एक्सिस। ठीक है, जैसे या तो एक्स एक्सिस हो सकती है, या वाई एक्सिस हो सकती है, एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। जब दो डिफरेंट डायरेक्शन में मोशंस होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, 2D मोशन कहते हैं। देन इसके बाद द लास्ट वन विच इज इक्वल टू, कौन सा मोशन होता है, लिखते हैं डेट इज 3D मोशन। 3D मतलब मोशन, या थ्री डायमेंशनल मोशन, तीन डायमेंशन में, थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक है, बात समझ आती है। थ्री डायमेंशनल मोशन का कैसे समझे, देखो, थ्री डायमेंशनल मोशन तीन डायरेक्शन में होता है, कोई पर्सन एक्स एक्सिस में भी चल रहा है, साथ साथ वाई एक्सिस में भी हो रहा है उसका मोशन, साथ साथ जेड एक्सिस में भी हो रहा है। तो ठीक है, तीनों एक्सिस में हो रहा है। जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं, मोशन ऑफ हनी बी। एक हनी बी यानी एक मधुमक्खी का मोशन तीनों डायरेक्शन में होता है, मोशन ऑफ, या फिर बटरफ्लाई, मोशन ऑफ बटरफ्लाई, एक बटरफ्लाई का मोशन तीनों डायरेक्शन में होता है। ठीक है, हमने तीनों डायरेक्शंस के मोशन के बारे में समझा, हमने टाइप्स ऑफ मोशन में तीनों मोशन के बारे में समझा, 1D मोशन, 2D मोशन या 3D मोशन क्या होते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हुए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। अब आता है हमें डिस्टेंस के बारे में समझना है, डिस्टेंस क्या होता है। सो डिस्टेंस की कुछ तीन चार बातें हैं, पहले उसको लिखते हैं फिर समझेंगे डिस्टेंस क्या होता है। सो डिस्टेंस के बारे में लिखते हैं, इट इज द टोटल पाथ ट्रेवल, टोटल पाथ ट्रेवल by the by a body, by a body from initial and final position। अब ये समझते हैं ये होता क्या है। देखो, जब कोई बॉडी कुछ डिस्टेंस चलती है, यानी कुछ पाथ, यानी कुछ रास्ता चलती है, कुछ रास्ता चलती है। ठीक है, जब कोई बॉडी कुछ पार्ट ट्रेवल करती है इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक का। ठीक है, इनिशियल पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन होती है जहां पे टाइम 0 होता है, फाइनल पोजीशन
एक फाइनल पोजीशन होती है जहाँ पे टाइम टी हो सकता है और वो टाइम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डिस्टेंस इज द टोटल पार्ट ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब इसके बारे में एक दूसरी बात देखते हैं, डिस्टेंस के बारे में समझते हैं डिस्टेंस होता क्या है। अब मैंने डिस्टेंस के बारे में बताया, मैं कहता हूँ डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज से। डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय, डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। हमने डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब एक और बात समझते हैं, डिस्टेंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मींस हैव नो डायरेक्शन। डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, मींस हैव नो डायरेक्शंस, यानी डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इतनी बात समझ आती है, ठीक है। इसके बारे में और पढ़ते हैं, डिस्टेंस हैव नो डायरेक्शंस। अगर हम डिस्टेंस की एसआई यूनिट के बारे में बात करें, सो डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, और अगर सीजीएस यूनिट के बारे में बात करें तो वो होती है सेंटीमीटर। अगर मैं डिस्टेंस की डायमेंशन के बारे में बात करूं, मैंने आपको डायमेंशन निकालना सिखाया था। अगर किसी की डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो हम उसकी यूनिट से निकाल सकते हैं। तो इसकी यूनिट क्या है, मीटर। सो मीटर एक लेंथ होती है, तो लेंथ, मीटर मतलब लेंथ को मीटर में नापा जाता है। मीटर में मीटर जो होती है एक क्या कहते हैं यूनिट होती है, और यूनिट से हम डायमेंशन निकालते हैं। यानी जो लेंथ होती है उसको मीटर में मेजर किया जाता है, तो मीटर की डायमेंशन होगी एल, यानी डिस्टेंस की डायमेंशन जो होगी वो होगी एल, ठीक है। अब एक बात और समझते हैं, जब हम डिस्टेंस की कैलकुलेशन करेंगे तो डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव, हमारा डिस्टेंस पॉजिटिव में आ सकता है। डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव, और हमारा डिस्टेंस जीरो हो सकता है। बट हमारा जो डिस्टेंस है नेगेटिव नहीं होगा, बट कांट बी नेगेटिव, बट कैन नॉट बी, नेगेटिव। हमारा डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। हमने डिस्टेंस के बारे में देखा, इट इज द टोटल पार्ट ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखो कुछ चीजें समझते हैं, देखो जो इनिशियल मतलब क्या होता है, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। अब देखो इनिशियल जो पोजीशन होती है, इनिशियल पोजीशन को या इनिशियल पोजीशन में हम टाइम को, यानी टाइम को जीरो मानते हैं हम, यानी हम अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं इनिशियल पोजीशन को। फिर आती है एक फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन का क्या मतलब है, फाइनल पोजीशन का मतलब है जब हम अपना मोशन स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। व्हेन मोशन स्टॉप, व्हेन मोशन, व्हेन मोशन स्टॉप्स, जब हम अपना मोशन को स्टॉप कर देते हैं, और ये मोशन हम किसी भी टाइम टी पर करते हैं। जैसे हमने इनिशियल पोजीशन में टाइम जीरो मानते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, तो फाइनल पोजीशन हमारी टाइम टी पे खत्म होती है, और वो टाइम कुछ भी हो सकता है। हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, आप इसे डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मींस इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। एसआई यूनिट की बात करते हैं, मीटर होती है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होती है, ठीक है। देन उसके बाद समझते हैं डायमेंशन जो होती है वो एल होती है, एल की पावर वन। देन उसके बाद डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव, जीरो, बट कांट बी नेगेटिव, ठीक है। अब हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्वेश्चन करेंगे तब जाके समझ आएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पहले कुछ बातें लिखेंगे, देखो इट इज द, वैसे आपने पढ़ रखा होगा 9th में, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ
इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल it is the shortest path travel between initial and final position. It is the shortest path traveled between initial and final position. देखो मैंने कहा मैं A से लेके B तक जा रहा हूँ, देन B से लेके वापस C तक जा रहा हूँ। अब एक बात बताओ, मेरा डिस्टेंस क्या हो गया? मैं A से लेके B तक 10 मीटर चला, देन फिर B से लेके C तक 5 मीटर चला, तो मेरा डिस्टेंस तो हो गया, मेरा डिस्टेंस हो गया 15 मीटर, टोटल डिस्टेंस हो गया। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो हमारी इनिशियल पोजीशन ये थी, हमारी ये फाइनल पोजीशन थी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है। शॉर्टेस्ट मतलब छोटा रास्ता, तो छोटा रास्ता ये हो गया ना हमारा। ये क्यों हो गया? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो रास्ता होता है, उसके बीच का छोटा रास्ता वो ये हो गया। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का छोटा रास्ता क्या हो गया, मुझे बताओ? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का छोटा रास्ता ये हो गया, ठीक है। और यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। बाकी डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम आगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आगे समझते हैं। देखो इट इज द शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। पहली बात तो देखो, एक चीज बताता हूँ मैं आपको, हम पोजीशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक्स से। हम एक्स से दिखा देंगे, ठीक है। हमारी ईज हमारी ईज के लिए हम इसे एक्स से दिखाएंगे ताकि हमें कोई परेशानी ना आए, ठीक है। अब देखो मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, सबसे छोटा रास्ता इनिशियल और फाइनल के बीच का। बात समझ आती है? अगर मैं एक और डेफिनेशन देने की कोशिश करूं, इट इज द चेंज इन पोजीशन। इसको एक और कहते हैं क्या? इट इज द चेंज इन पोजीशन। इट इज द चेंज इन पोजीशन। ये पोजीशन के बीच का चेंज होता है, कौन सी? बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये क्या होता है? इट इज द चेंज इन पोजीशन। पोजीशन के अंदर जो चेंज आता है फाइनल और इनिशियल से लेके, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है? एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल और फाइनल के बीच का। अब देखो चेंज इन पोजीशन को कैसे दिखाते हैं? चेंज इन पोजीशन का मतलब है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। एक डिस्प्लेसमेंट ये भी होता है, ठीक है। अब समझते, देखो हमने डिस्टेंस में क्या पढ़ा था? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। हम डिस्प्लेसमेंट को भी एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय, डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? रिप्रेजेंटेड बाय, हम डिस्प्लेसमेंट को एस से दिखाएंगे, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मींस जिनके पास डायरेक्शन तो होती ही होती है, साथ में एक मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है। बात समझते हैं, ठीक है। देखो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे मैंने बोला मैं इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूँ इधर की तरफ, और मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ ईस्ट में, ठीक है। अब मैंने 10 न्यूटन का फोर्स कहाँ लगाया? ईस्ट में। अब फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है। ये हो गई इसकी डायरेक्शन, ये हो गई इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं इसके ऊपर एरो लगाऊंगा। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं इसके ऊपर एक एरो लगाऊंगा, ठीक है। बात समझ आती है? अब हम आगे समझते हैं डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या पढ़ा, इसकी यूनिट के बारे में, डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन क्या होती है? अगेन डायमेंशन सेम रहती है, एल रहती है। एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट जो होती है अगेन मीटर होती है। सीजीएस यूनिट की बात करते हैं, सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो भी अगेन क्या होगी? सेंटीमीटर। अगर हम अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव हो सकता है,
डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव हो सकता है, डेट इज यानी पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव हो सकता है, ये एक अलग बात है इसके अंदर। एंड जीरो तो हो ही सकता है, जीरो तो होगा ही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये तीनों हो सकते हैं। हमने डिस्टेंस के बारे में अच्छे से पढ़ा, हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ा। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। और क्वेश्चन को ट्राई करने से पहले अभी हम इसी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपका, जैसे क्वेश्चन लिखता हूँ, लेट मी चेंज द कलर। मान लेते हैं मेरे पास एक क्वेश्चन है। मैंने कहा एक पर्सन पहले 3 मीटर जाता है ईस्ट में, और फिर 4 मीटर जाता है नॉर्थ में। अब मुझे एक बात बताओ, इस पर्सन का डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं, गलत बात है। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ ट्रेवल। जैसे माना मैंने ये एक ए पर्सन ए से ले, यानी एक पर्सन है ए से लेके बी तक गया। अब ए क्या है, ए मेरी है इनिशियल पोजीशन, एंड बी क्या है, मेरी फाइनल पोजीशन। इनिशियल फाइनल, इन जो चीज इनिशियल से फाइनल तक स्टार्ट होती है और उसके बीच का जो भी डिस्टेंस होता है, जो भी ट्रेवल, जो भी रास्ता होता है, वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। यानी मैं 3 मीटर चला, फिर 4 मीटर चला, मैं जितना टोटल पाथ चल चुका हूँ वो क्या है, 3 + 4 डेट इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मैंने क्या कहा था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो ए और ए क्या है, इनिशियल पोजीशन, बी क्या है, फाइनल पोजीशन। इन दोनों के बीच, ये इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है, यही क्या होगा, यही होगा डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट को मैं DISP से दिखा रहा हूँ ताकि पूरा ना लिखने से टाइम वेस्ट ना हो। पूरा लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर से दिखाते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ। अब एक बात बताओ, इसमें पाइथागोरस लगा दो। 3 और 4 पे जब आप पाइथागोरस लगाओगे तो ये आ जाएगा 5 मीटर। अब एक बात बताओ, क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ है, हाँ बिल्कुल है। 7 मीटर डिस्टेंस था, डिस्टेंस से छोटा है नहीं है, बिल्कुल है। तो ये बात बताओ कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, हाँ बिल्कुल होता है। क्वेश्चन अच्छा था, आगे चलते हैं। अब एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है, चल रहा है अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ में चल रहा है जिसका रेडियस आर है। अब मैं इसका ना रेडियस बना देता हूँ, एक काम करता हूँ, ये इसका सेंटर है और मैं मान लेता हूँ ये इसका रेडियस आर है। ठीक है, थोड़ा रेडियस सही से बना लेते हैं। ठीक है, ये इसका सेंटर है सर्कल का। अब मैं एक रेडियस बनाता हूँ, ये इसका रेडियस है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक पर्सन है ना, पहले ए पे था, फिर वो बी पे आया, फिर वो सी पे आया। यानी एक पर्सन है जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, वो ए से अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है, ए से बी जाता है, बी से सी जाता है, सी से, देखो ए बी सी, यहाँ पे डी होना चाहिए, ए से बी, बी से सी से डी। ठीक है, ऐसे चलता है एक सर्कुलर पाथ में, रोल राउंड राउंड राउंड। ठीक है, अब वो राउंड राउंड चल रहा है। अब हम समझते हैं इसके मोशन को। देखो इसने बोला है हमें डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम ए टू बी, यानी पहला पार्ट परफॉर्म करते हैं, पहले पार्ट को क्वेश्चन को करते हैं। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस निकालना है, यानी ऐसे दिखा सकते हैं, हमें ए से लेके बी तक का डिस्टेंस बताना है। अब देखो ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक में कितना चला, ये चला इतना। अब एक बात बताओ, जब कोई पर्सन पूरा सर्कल चलता है तो पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है, 2πr। सो अगर वो 2πr पूरे सर्कल के लिए है तो ये तो इतना चल रहा है, और इतने को क्या कहते हैं, ये होता है 1/4, यानी सर्कल का 1/4 हिस्सा। तो हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा इस सर्कल का, डेट इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई 4, विच इज इक्वल टू πr/2। ये हमारा डिस्टेंस हो गया ए टू बी का। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। ये पूछ रहे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए से बी तक। अब मेरे को एक बात बताओ, ए से बी तक में डिस्प्लेसमेंट बताना है मेरे को, ए से लेके बी तक में। अब मुझे एक बात बताओ, एक चीज बताओ, जब आप ए से लेके बी तक गए सर्कुलर पाथ में, तो आप यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे गए। और अब एक बात बताओ, सर्कुलर पाथ में जब आप जाओगे ऐसे यहाँ तक, तो ये तो डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये इनिशियल पोजीशन थी ए, बी फाइनल पोजीशन थी।
ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ बनता है डेट इज इक्वल टू आवर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट हो गया तो ये कैसे आएगा, देखो अगर मैं बात करूँ ये क्या है, ये भी आर है, ये भी रेडियस है एंड ये भी रेडियस है। अब एक बात बताओ, ये आर, ये आर, ये कैसे निकालोगे, ये भी पाइथागोरस से निकालोगे। कैसे निकालते हैं, मान लो ये जो ये बड़ी वाली साइड होती है इसको मैं हाइपो से दिखा रहा हूँ। हाइपो कैसे निकालते हैं, ये परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर, अगेन ये बेस होता है तो बेस का स्क्वायर कर देंगे। आंसर आता है 2r² इक्वल टू r√2। अब मैंने r को बाहर रूट से क्यों कर दिया, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, यानी r के ऊपर स्क्वायर था उससे रूट कट गया, तो मेरा आंसर आ गया ये। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस केस में डिस्प्लेसमेंट होगा r√2। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है उसको देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस। अब बंदा ए से लेके सी तक जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, यानी ये तो सर्कल का डायमीटर है, और सर्कल का डायमीटर किसके बराबर होता है, सर्कल का डायमीटर 2r के बराबर होता है, रेडियस का 2 गुना। एंड इसी केस में हमें डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। अब देखो इनिशियल भी ए ही है, फाइनल भी ए ही है, तो इनिशियल फाइनल एक ही पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या रहेगा, फोर्थ पार्ट, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट भी 2r ही रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी हो गया हमारा। अगला क्या है, डिस्टेंस निकालना है ए से डी तक। अब एक बात बताओ, एक पर्सन ए से लेके बी गया, फिर बी से सी गया, देन सी से डी गया, यानी उसने सर्कल का 3/4, यानी सर्कल का 3/4 पार्ट कवर कर लिया। तो इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस, ये तो हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा है, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा टोटल सर्कल चलने के लिए 2πr चलते हैं, इनटू में हमने क्या चला 3/4 पार्ट, तो ये तो बड़ा इजी है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3r π/2, 3πr/2, ये भी आसान था। सिमिलरली अगर हम सिक्स्थ क्वेश्चन करें, तो सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट बताना है ए से लेकर डी तक का। अभी ए से लेकर डी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये देखो ये भी इजी है, इसको करते हैं। देखो ये डी है, तो डिस्प्लेसमेंट इट्स द शॉर्टेस्ट पाथ, ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, थोड़ा सा गलत बन गया। बाकी आप एक बात बताओ, जब हमें ये निकालना है और ये अगेन हाइपोटेनियस, अगेन दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द रेडियस, अगेन ये डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, ये भी डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आएगा, इसके, r√2। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते। हम आगे एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ये क्वेश्चन कैसे हुआ, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक मैन है, अ मैन गोज 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, एक आदमी है या एक बंदा है जो इस इधर फिगर बनाते हैं। देखो पहली बात तो नॉर्थ ऐसे होता है ना, नॉर्थ ऊपर होता है, तो हमने गलत बनाया, कोई बात नहीं, हम थोड़ा इसको ठीक करते हैं। देखो अब एक पर्सन था, ठीक है, अब वो पर्सन 10 मीटर नॉर्थ में गया। ठीक है, मैंने नॉर्थ डायरेक्शन, अरे यार फिर गलत दिखा दिया, कोई बात नहीं, इसको दोबारा बनाते हैं। देखो एक पर्सन था 10 मीटर नॉर्थ में गया, देन उसके बाद 20 मीटर ईस्ट, देन उसके बाद वो एक काम करते हैं, इस 10 को ना हम साइड में लिख लेते हैं। 10 मीटर नॉर्थ में गया, अब यहाँ से लेके यहाँ तक वो 20 मीटर ईस्ट में गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, मान लेते हैं वो पर्सन ने ए से स्टार्ट करी अपनी जर्नी और बी पे खत्म करी, यानी ए इनिशियल बी फाइनल। तो अब मेरे को एक बात बताओ, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी होती है तो ऊपर एरो आएगा नहीं, डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल पाथ ट्रेवल, पाथ कितने ट्रेवल किया, पहले 10 मीटर गया फिर 20 मीटर गया, तो डिस्टेंस क्या हो गया, 10 + 20 इक्वल टू 30 मीटर। आसान था। अब एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल क्या है, ये इनिशियल, ए क्या है, इनिशियल पोजीशन है, ए क्या है मेरी इनिशियल पोजीशन, और बी क्या है, बी है मेरी फाइनल। अब एक बात बताओ, इनिशियल और फाइनल के बीच का जितना भी डिस्टेंस है या जितना भी डिस्प्लेस हुआ है पार्टिकल, यही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, पाइथागोरस लगाओगे, अगेन परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सॉरी आर क्यों लिख दिया, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, 10 का स्क्वायर क्या आएगा 100 प्लस 20 का स्क्वायर क्या आएगा 400। ठीक है, अगेन दिस आंसर विल बी 500, अंडर रूट 500 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आसान था। अगर हम इस क्वेश्चन को वेक्टर तरीके से करें, देखो वेक्टर तरीके से कैसे करेंगे, ये देखो मैंने एक प्लेन बनाया। ठीक है, मान लो पार्टिकल कहाँ जा रहा है 10 मीटर नॉर्थ में, यानी वो पार्टिकल 10 मीटर नॉर्थ में गया, हमने डायरेक्शन दिखाई। देन उसके बाद 20 मीटर ईस्ट में गया, यानी वो 20 मीटर ईस्ट में गया। बिल्कुल ठीक बात है। अब एक बात बताओ, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, हमें इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। देखो मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब एक बात बताओ, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहीं कहीं होगा, है ना। अब एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट कैसे, देखो यार ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, देखो मैं बताता हूँ। हमें ए और बी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, उसके ए का स्क्वायर कर देते हैं और बी का स्क्वायर कर देते हैं, वो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, वो सेम वैल्यू आएगी जो इससे आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, आगे चलते हैं। अब हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट इन द सर्कुलर पाथ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको समझते हैं। ठीक है, अब समझो डिस्प्लेसमेंट इन द सर्कुलर पाथ। एक बात बताओ, मैंने कहा ये मेरा सेंटर है सर्कल का। अब एक बात बताओ, मैंने कहा मैं एक सर्कल से, लेट सपोज मैंने ए से स्टार्ट करा चलना और मैं बी तक चला। अब एक बात बताओ, डिस्टेंस तो निकाल देंगे क्योंकि सर्कल की बाउंड्री में चल रहे हैं, बट हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगा। सो डिस्प्लेसमेंट इस केस में देखो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हो जाएगा, है ना, ये सीधी लाइन। अब एक बात बताओ, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है यानी ए बी निकालना है। अब ए बी मैं क्या करता हूँ, सेंटर से एक परपेंडिकुलर डालता हूँ। मैंने सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा जो। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने सेंटर से परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, बात समझ आती है या नहीं आती। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, मैं सेंटर से परपेंडिकुलर पहले थोड़ी सी एक इनिशियल कंडीशन बताता हूँ। अरे ये क्या हो गया, मिट गया, कोई नहीं दोबारा बना लेते हैं। हमारे लैपटॉप को नशे हो रहे हैं आज थोड़े से। तो देखो देखो मैंने कहा इनिशियली जब बंदा ए से लेके बी तक चला, तो उसने कितना एंगल कवर किया, थीटा एंगल कवर किया। बिल्कुल बात ठीक है। मैंने कहा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालो, यानी एक लाइन डालो जो ए बी लाइन को बिल्कुल हाफ हाफ में डिवाइड करेगी। यानी अगर ये लाइन क्यू है, ये डिस्टेंस क्यू है, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा क्यू। ठीक है, बिल्कुल बात समझ आती है, ये डिस्टेंस भी क्या होगा क्यू। अब एक बात बताओ, जब ये पूरा एंगल थीटा था, तो ये एंगल कितना हो गया, ये इसका आधा हो जाएगा, थीटा बाय 2। और ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो थीटा बाय 2। अब मुझे एक बात बताओ, ए मान लो ये ओ है, ये ए है, ये ओ है, और मान लेते हैं इसको एक बी पॉइंट मान ले, या इसको बी ऑलरेडी दे रखा है, तो हम इसको सी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, अब मैं ए ओ सी ट्राइंगल यहाँ पे उठा रहा हूँ, मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना ना क्यू। देखो मैं उठा रहा हूँ ए ओ सी वाला ट्राइंगल। ठीक है, मैं ए ओ सी वाला ट्राइंगल उठा रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, पेन कलर चेंज कर लेता हूँ। मैंने क्या करा, ए ओ सी ट्राइंगल उठा दिया, बिल्कुल ठीक बात है। अब एक बात बताओ, अगेन थीटा बाय 2 एंगल बन रहा है, ए ओ सी, बिल्कुल ठीक बात है। अब एक बात बताओ, ये कितना है, ये क्यू दे रखी है, मैंने अभी तो बोला इसको क्यू मान लेते हैं। अब एक बात बताओ, ये क्या है, ये रेडियस है। अरे भाई सर, ओ है क्या, ये सर्कल का रेडियस ही तो है, सर्कल का रेडियस। और एक बात बताओ, ये डिस्टेंस क्या है, मान लेते हैं ये डॉट डॉट वाला डिस्टेंस है, यही तो है नीचे वाला डिस्टेंस, इसको हम बेस मान लेते हैं। यही तो किसी ट्राइंगल का बेस है, बेस को हम बी से दिखा देते हैं। ठीक है, बात समझ आती है। अब एक काम करते हैं, अब हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन पे फंक्शन लगाते हैं, यानी साइन थीटा बाय 2 एक फंक्शन लगाते हैं। अब एक बात और, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, देखो थीटा यहाँ बन रहा है, तो परपेंडिकुलर सामने वाली होती है, परपेंडिकुलर क्या है, ये क्यू, बिल्कुल ठीक बात है। और बे हाइपो, हाइपो यानी रेडियस आर।
ठीक है, बात समझ आती है। अब एक बात बताओ, साइन थीटा बाय टू मुझे क्या चाहिए, क्यू चाहिए। तो मैं लिख लेता हूँ साइन थीटा बाय टू बराबर क्यू बटे आर, यही है ना। अब मुझे क्या चाहिए, क्यू चाहिए। तो मैं क्यू निकालू, ओ सॉरी, मेरे को क्या चाहिए, एक सेकंड, मेरे को क्यू ही तो चाहिए, तो मैं क्यू निकालूंगा। क्यू कैसे आएगा, क्यू आएगा, आर को उधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आर इंटू साइन थीटा बाय टू, साइन थीटा बाय टू। अब एक बात बताओ, मेरे को क्यू डिस्टेंस थोड़ी चाहिए, मेरे को तो ये वाला क्यू साथ में ये वाला क्यू, दोनों क्यू चाहिए ना। तो मैं क्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 क्यू। तो क्या हो जाएगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 r sin थीटा बाय 2। अब एक बात बताओ, यही मेरा फॉर्मूला है, यही मेरा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। जब बंदा ए से लेके बी तक जाता है, तो ए से लेके बी तक जाने में ये जो मैं डॉटेड लाइन खींच रहा हूँ अभी येलो से, यही मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और इसकी वैल्यू ये रही 2 क्यू। आप इस दोनों क्यू को मिला के कुछ और भी कह सकते हैं, जैसे मान लेते हैं मैंने पी बोल दिया, तो पी बराबर 2 r sin थीटा बाय 2। ठीक है, बात समझ आती है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, हमने अच्छे से समझा, हमने रिजल्ट निकाला, इस पर क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम स्पीड को समझते हैं, स्पीड क्या होती है। स्पीड क्या होती है, स्पीड के बारे में समझते हैं। इट इज द रेट ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी जिस रेट से टाइम चेंज होगा उसी रेट से डिस्टेंस भी चेंज होगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन में टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। सो स्पीड को हम रिप्रेजेंट करेंगे, स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय, हम स्पीड को v से रिप्रेजेंट करेंगे। सो स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ओ सॉरी, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर एसआई यूनिट की बात करें तो स्पीड की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। और अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकंड। देन अगर हम स्पीड की डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशंस क्या होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लेक्चर में, डेट इज इक्वल टू L t - 1। ये इसकी स्पीड की डायमेंशन होती है, बात समझ आती है, बिल्कुल ठीक है। अब हमने स्पीड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम स्पीड का फॉर्मूला बनाते हैं। सो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये हमारी क्या होती है, स्पीड होती है। अगर हम नोटेशंस की फॉर्म में लेके स्पीड को v से दिखाते हैं, डिस्टेंस को s से दिखाते हैं, टाइम को t से दिखाते हैं, दिस इज द स्पीड आगे हमारी, ठीक है। बात समझते हैं। अब स्पीड दो तरीके की होती है, देखो स्पीड होती है दो तरीके की। एक होती है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है। एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अब एक बात बताओ, एवरेज स्पीड क्या होती है, इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टोटल टाइम। जैसे मान लो मैं एक जर्नी चला, पहले मैंने d1 डिस्टेंस चला t1 टाइम पे, d2 डिस्टेंस चला t2 टाइम पे, अब d3 डिस्टेंस चला t3 टाइम पे। अब एक बात बताऊं, मैं अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाइम पे चल रहा हूँ, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं ऐसे बड़े बड़े इंटरवल्स के लिए मैं एवरेज स्पीड का यूज करता हूँ, ठीक है। तो एवरेज स्पीड को वी ए वी जी से दिखाते हैं। और ये क्या कहती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया, अच्छे से याद कर लेना। नोटेशंस की फॉर्म में लिखें वी ए वी जी। टोटल डिस्टेंस जैसे मान लेते 3 डिस्टेंस चले, S1 S2 S3, और ये तीनों डिस्टेंस अलग अलग टाइम पे चले, T1 T2 प्लस T3, आसान था। अब एक बात बताओ, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है VINS से दिखाते हैं। जब जब एक बात बताओ,
जब हम टाइम को बहुत छोटा कर देते हैं यानी टेंड्स टू जीरो ले जाते हैं, जैसे मान लो हमने इतना बड़ा टाइम इंटरवल लिया है यहाँ पे t1 प्लस t2 प्लस t3, यहाँ पे टाइम को अगर हम बहुत छोटा कर दें, हम जीरो के क्लोज लेके जा रहे हैं बट जीरो नहीं कर रहे, जीरो के क्लोज लेके जा रहे हैं बट जीरो नहीं कर रहे हैं, यानी हम दिखा रहे हैं हम लिमिट लगा रहे हैं स्पीड में, हम टाइम को जीरो के क्लोज लेके जा रहे हैं, जीरो नहीं कर रहे हैं, टाइम को जीरो के क्लोज लेके जा रहे हैं, जीरो नहीं कर रहे हैं, तो हमारी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी डेट इज डी एस बाई डी टी, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड का टोटल फॉर्मूला हो जाएगा डी एस बाई डी टी। ये हो गया हमारे इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला, ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। बिल्कुल ठीक बात है, समझ आती है। अब हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में समझनी है। ठीक है, समझते हैं, आगे चलते हैं। एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशंस, केस वन पढ़ना है हमें सबसे पहले। क्या कहता है, व्हेन अ बॉडी मूविंग विद डिफरेंट स्पीड, एक बॉडी है जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से मूव कर रही है डिफरेंट टाइम के अंदर, समझते हैं। जैसे एक बॉडी है, पहले v1 स्पीड से चलती है t1 टाइम पर, फिर v2 स्पीड से थोड़ा सा चलती है t2 टाइम में। अब मेरे को एवरेज स्पीड बतानी है इस केस के लिए। सो v एवरेज क्या होता है, s1 प्लस s2 इस केस के लिए, और t1 प्लस t2। अब एक बात बताओ, ये तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने बना दिया। अब एक बात बताओ, क्या मेरे पास S1 था इस जर्नी के अंदर, यहाँ पे तो V1 और T1 दे रखा है मेरे को, यहाँ V2 T2 दे रखा है, क्या मेरे पास S1 है? हाँ T तो है, लेकिन S1 तो नहीं है ना। तो अब एक बात बताओ, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, v इक्वल टू स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ पे क्या दे रखी है आपको, v यानी स्पीड यानी टाइम दे रखा है, v स्पीड और टाइम दे रखा है, आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, s इक्वल टू वी टी। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, यानी डिस्टेंस क्या आ जाएगा, S1 क्या आ जाएगा, v1 t। आसान था। अब इस केस में डिस्टेंस क्या आ जाएगा, v2 t। आसान है। अब हम इसी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, किसमें पुट कर देंगे, इसमें। अब देखो S1 की वैल्यू क्या है, v1 t प्लस v1 t प्लस v2 t डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। अब एक बात बताओ, ये v1 t1 है, v1 t1 v2 t2, ठीक है, बात समझ आती है, यहाँ पे t2 रहेगा। अब एक बात बताओ, ये तो हमने पढ़ लिया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला केस वन के अकॉर्डिंग, हमारा फॉर्मूला आ गया। केस वन के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला इजी था। अब हम इस पे स्पेशल केस लगाएंगे जो कि पेपर में भी आते हैं, इंपॉर्टेंट है। स्पेशल केस क्या होगा, मैं कह रहा हूँ जो t1 टाइम है ना उसको बराबर कर दो t2 टाइम के, यानी दोनों टाइम बराबर कर दो, यानी तीनों टाइम को हम t मान लेते, दोनों टाइम को t मान लेते। अब हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अगेन निकालते हैं स्पेशल केस के अकॉर्डिंग। तो स्पेशल केस के अकॉर्डिंग एवरेज स्पीड क्या होगी, v1 t1 तो t हो गया था, प्लस v2 t1 t2 क्या हो गया था, अगेन वो भी t हो गया था, नीचे क्या हो गया t प्लस t। अब एक बात बताओ, ऊपर में t कॉमन आ जाएगा, t बाहर आ जाएगा, t बाहर आ गया, ऊपर क्या बचा, v1 प्लस v2, नीचे क्या बचा, नीचे बचा 2t, t प्लस t डेट इज इक्वल टू 2t। हमारा एवरेज स्पीड स्पेशल केस के अकॉर्डिंग जो आया है डेट इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया स्पेशल केस के अकॉर्डिंग, ये भी बहुत आसान था। हमने एवरेज स्पीड को डिफरेंट सिचुएशन में समझा। अब हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड को अगेन दोबारा से समझते हैं केस टू में। अब केस टू क्या कहता है, जब बॉडी कवर करती है, क्या कवर करेगी, कोई डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट टाइम। ये डिफरेंट टाइम ये गलत लिख दिया, इसको काटना पड़ेगा, ये नहीं है भाई, ये नहीं है, बॉडी कवर डिफरेंट स्पीड विद डिफरेंट टाइम्स, ये नहीं है, इतना नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, एक बॉडी है जो डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी S1 डिस्टेंस चलती है v1 स्पीड से, अगेन बॉडी वो S2 डिस्टेंस भी चलती है v2 स्पीड से, बात समझ आती है। अब इस केस के अकॉर्डिंग मुझे एवरेज स्पीड निकाल के दिखाओ। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, v a v g। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। अब एक बात बताओ, इस केस में हमारे पास डिस्टेंस तो है,
बट टाइम नहीं है, बट स्पीड दे रखी है। अब एक बात बताओ, स्पीड क्या होती है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हमें टाइम निकालना है तो हम टाइम के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको यहाँ लगाते हैं। तो इस केस में यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, यानी T1। T1 क्या हो जाएगा, मुझे T1 बताओ। T1 हो जाएगा S1 बाई V1, आसान है। इस केस में क्या हो जाएगा T2? इस केस में हो जाएगा T2 दैट इज S2 बाई V2। ठीक है, अब हम इन T2 या T1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे एवरेज स्पीड में, दैट इज इक्वल टू S1 प्लस S2। T1 की वैल्यू क्या है? S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2। देखो, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया। स्पेशल केस पढ़ते हैं। स्पेशल केस क्या कहते हैं? स्पेशल केस समझते हैं? स्पेशल केस क्या कहता है? देखो, स्पेशल केस ये कहता है आप अपना डिस्टेंस जो है बराबर कर दो। आपने ये जो दोनों डिस्टेंस चले इनको इक्वल कर दो। S1 डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? S2 के, और हम तीनों को या दोनों को ही S मान लेते हैं। अब हम स्पेशल केस के अकॉर्डिंग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताते हैं। S1 S मान लिया था, अगेन S2 S मान लिया था। नीचे ये S हो गया, ये V1, और ये S हो गया, ये V2। अब एक काम करते हैं, ऊपर क्या हो गया? ऊपर हो गया 2S। नीचे S कॉमन निकालो। जब आप S कॉमन निकालेंगे तो नीचे बचेगा V1 प्लस V2। ठीक है, S से S कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2। ऊपर बचा 2, नीचे बचा V1 V2। अब एक बात बताओ, इन दोनों का एलसीएम ले लो। V1 V2 एलसीएम आएगा, ऊपर आएगा V2 प्लस V1, ये नीचे आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2 V1 V2 V1 प्लस V2। ये आ गया V एवरेज, यानी एवरेज स्पीड स्पेशल केस के अकॉर्डिंग। हमने स्पीड को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में समझा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं इन पे। अगर क्वेश्चन नहीं ट्राई करेंगे तो ये समझ नहीं आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करते हैं, समझते हैं। एक पार्टिकल है, मैं रेड पेन कर लेता हूँ, या एक ऐसा पेन कर लेता हूँ जो दिखे, ये स्काई ब्लू। ठीक है, एक पार्टिकल है, मूव करता है एक्स एक्सिस में। ध्यान से रखना, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कितनी स्पीड से चल रहा है? 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम। पहला जो आधा डिस्टेंस, यानी पहला हाफ डिस्टेंस अपनी 6 किलोमीटर की जर्नी से कवर करता है। यानी पहला डिस्टेंस 6 मीटर पर सेकंड से चलता है। एंड द सेकंड हाफ, अब इसने बोला सेकंड हाफ, यानी दूसरा भी हाफ, यानी वो इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहा है। अब दोनों डिस्टेंस यहाँ पे बराबर हैं, और सेकंड हाफ चलता है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब एक बात बताओ, डिस्टेंस कौन सी सिचुएशन में बराबर है? इस सिचुएशन में बराबर है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 2V1 V2 प्लस V1 बाई V 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। सो इसको सॉल्व करने के लिए V एवरेज निकालेंगे, क्या आएगा? 2V1 V2 V1 प्लस V2। अब एक बात बताओ, ये पहली स्पीड थी, ये दूसरी स्पीड थी, है ना? यही है ना? सो 2 इंटू V1 क्या है? 6, इंटू V2 क्या है? 3, दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 3। अगेन 2 इंटू 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 आ गया 9, और ये कट जाएगा 9 पर, और ये कट जाएगा 2 पर। आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। इजी। ठीक है, इसके बाद समझते हैं एक अगला क्वेश्चन, ये क्या कहता है इसको समझते हैं। अ कार मूव्स हाफ ऑफ इट्स टाइम। पहला जो टाइम एक कार चलती है आधा टाइम लेती है, और जो डिस्टेंस कवर, जो स्पीड कवर करती है वो होती है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड द फॉर द रेस्ट टाइम। अब देखो, इसने बाकी का रेस्ट टाइम बोल दिया, यानी दोनों टाइम बराबर बता दी, ये वाला टाइम ये वाला टाइम दोनों टाइम बराबर बता दिए। और दूसरा टाइम चला, स्पीड जो आई वो आई 40 किलोमीटर पर आवर से चला। पहले टाइम में 80 किलोमीटर पर आवर से चला, दूसरे टाइम में 40 किलोमीटर पर आवर से चला। देन द टोटल डिस्टेंस कवर। देखो, इसने टोटल डिस्टेंस हमें फंसाने के लिए दिया है, बिल्कुल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डिटेल दे रखी है क्वेश्चन में, जिसका हमें कोई काम ही नहीं है। हमें इस केस में एवरेज स्पीड बतानी है कार की। तो एवरेज स्पीड देखो, कंडीशन देखो, टाइम सेम है, स्पीड अलग है। अब ऐसी कंडीशन पे जाओ, टाइम सेम नहीं है, क्या इसमें टाइम सेम है? हाँ देखो, इसमें टाइम सेम है, और स्पीड क्या? स्पीड अलग अलग है। तो इसके लिए स्पेशल केस का फॉर्मूला क्या बन गया? V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। कैसे करोगे? V एवरेज क्या आएगा? V एवरेज आएगा V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। अब एक बात बताओ, V1 क्या है? 80
प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, देन 80 प्लस 40 कितना आ गया 120 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। बहुत आसान, ये भी आसान था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है अ कार ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली, एक कार ट्रेवल करती है दिल्ली से, मान लेते हैं दिल्ली से चल रही है एक गाड़ी, इसका पॉइंट ये बनाने इनिशियल पॉइंट, और मुंबई तक जाती है, और ये मुंबई गई, ठीक है। एक कार दिल्ली से मुंबई गई कितनी स्पीड से, मैं मान लेता हूँ ये चला, और ये स्पीड इसने ली 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड रिटर्न बैक, वापस आता है मुंबई से दिल्ली। अब एक बात बताओ, वापस दिल्ली से मुंबई आ रहा है भाई, तो वापस दिल्ली से जब मुंबई आ रहा है, मुंबई से दिल्ली आ रहा है, तो एक ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसने बोला है सेम पाथ ट्रेवल कर रहा है, तो यानी S1 भी ये, एक सेकेंड, ये भी S हो गया, ये भी S हो गया, यानी सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और कह रहा है कि स्पीड अलग है, बस स्पीड क्या है 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी वो कहना चाह रहा है जब वो दिल्ली से मुंबई गया तो 30 किलोमीटर पर आवर से गया, डिस्टेंस सेम था। जब मुंबई से दिल्ली आया डिस्टेंस सेम था, बट स्पीड से आया 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये कंडीशन देखो कि डिस्टेंस सेम है स्पीड अलग है, देखो डिस्टेंस सेम है स्पीड अलग अलग है, स्पीड अलग अलग है, तो फॉर्मूला लगा 2v1 v2 प्लस v2, आसान है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। सो v एवरेज क्या आ जाएगा इसके लिए, एवरेज स्पीड 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। सो 2 इंटू v1 क्या है, v1 है हमारा 30, देन 60, देन 60 प्लस 30, आंसर क्या आएगा 2 इंटू 30 इंटू 60, 30 60 हो गया 90, जीरो से जीरो कट गया, और ये एक काम करते हैं इसको काटते हैं, 3 2 जा 6 और ये 3 3 जा 9, और ये 10 पर कट जाएगा, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड नहीं किलोमीटर पर आ रहा है, तो यूनिट लगाएंगे किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमने ये क्वेश्चन यहाँ तक कर लिए। अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पोजीशन वेक्टर पढ़ना है, देन उसके बाद वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है। इस क्लास को ना अभी के लिए यहीं एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा क्लास को एक्सटेंड नहीं करना है, लंबी क्लास ज़्यादा फिर देखी भी नहीं जाती है, तो आप शॉर्ट में ही देखिए और नोट्स बनाते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में आते हैं लेक्चर 2 लेकर, ठीक है।